नमस्कार। हम मौजूद हैं हर हाल में हर वक्त आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। आज सुप्रीम कोर्ट में भड़काने वाले भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ और दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर दाखिल की गई अर्जियों पर सुनवाई हुई। इस अर्जी में भड़काने वाले बयान देने वाले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, प्रवेश शर्मा, अनुराग ठाकुर और अभय वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा से जुड़े जितने भी मुद्दे थे जो हाई कोर्ट में थे, सभी मुद्दों पर 6 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट को सुनवाई करने का आदेश दिया है। 6 मार्च तक सुनवाई के दौरान वकील जो हैं हर्ष मंदर के कॉलिन गोंजाल्वेज, उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं की तरफ से दिए गए गोली मारो जैसे बयानों ने लोगों को भड़काने का काम किया। कॉलिन गोंजाल्वेज ने जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह का ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट में पढ़कर सुनाया, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए था। कॉलिन गोंजाल्वेज ने कहा कि अगर ये भड़काने वाले बयान नहीं दिए जाते तो हिंसा नहीं होती, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ही हिंसा भड़कती है। बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट हिंसा से जुड़े मुद्दों की सुनवाई शुक्रवार को करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ज़्यादा समय दिया था 13 अप्रैल तक, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने और वक्त मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली हिंसा से जुड़े मुद्दे को लंबे वक्त तक टालना सही नहीं है, और जैसे मैंने आपको बताया कि 13 अप्रैल तक का समय दे दिया था हाई कोर्ट ने पहले, जब जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफ़र हो गया था अचानक रातों रात। बातचीत के लिए मेरे साथ अभी कुछ ही देर में पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह जुड़ेंगे। उनसे भी हम जो पेचीदगी है सवाल की वो भी पूछेंगे। तो विकास सिंह हमारे साथ आ चुके हैं। विकास, बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमेशा की तरह। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, वी ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस इन राइट्स। ये उस कॉन्टेक्स्ट में है कि जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, भड़काने वाले भाषण दिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा है, वी ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस इन राइट्स। समटाइम्स इफ़ यू कैच लीडर्स एंड लॉक देम अप, द राइट्स फ्लेयर अप। अब मैं जानना चाहता हूँ विकास, ये कैसा तर्क है कि जो लोग भड़काने वाले भाषण दे चुके हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? क्यों? क्योंकि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई तो दंगे और भड़क सकते हैं। ये कैसा तर्क है? ये देखिए, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कानून चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या विपक्षी दल हो, सबके लिए बराबर है। और एफआईआर तो सुप्रीम कोर्ट का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, जहां उन्होंने कहा है कि जहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस जहां डिस्क्लोज होता है, उसमें किसी के पास कोई चॉइस नहीं है, उसको रजिस्टर करना मैंडेटरी है। और जहां पर कि इस तरह का हेट स्पीच है जिसमें कि 3 साल की सजा है, दीज आर क्लियरली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। इसलिए इसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं करना, ये कह के कि नाजुक सिचुएशन नाजुक है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल गैर कानूनी है। जहां भी जिसने भी कोई स्पीच दिया जो कि इसके दायरे में आता है, हेट स्पीच के दायरे में आता है, उस पर एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर होना चाहिए। और मेरे को समझ में नहीं आता है इसमें सुनवाई इतनी करने की बात है क्या। और जस्टिस मुरलीधर ने सही कहा था कि 24 घंटे के अंदर आप बताइए, एफआईआर रजिस्टर करके हमारे पास आइए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी रात उनका ट्रांसफर हो गया और नेक्स्ट डे चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने उसको बहुत ही लाइटली लिया और उसको 13 अप्रैल का डेट दे दिया। कहा 4 हफ्ते में टाइम दीजिए, और सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी टाइम कंड्यूसिव नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है टाइम कंड्यूसिव जो क्रिमिनल लॉ जस्टिस का जो सिस्टम है हमारे कंट्री में, उसमें टाइम देख करके आज अगर मर्डर कोई कमिट कर दे तो उसका ये कहे कि आज इसको हम रजिस्टर नहीं करेंगे, अभी कंड्यूसिव नहीं है, हम वेट करेंगे महीने भर बाद, ये हमारा कानून नहीं कहता है। और ना हमारे किसी अथॉरिटी को ये अधिकार है बोलने का। और इस तरह के आर्गुमेंट को कोर्ट एक्सेप्ट कैसे कर लिया और क्यों कोर्ट ने उसमें टाइम दिया, मैं बिल्कुल इसमें मैं समझ नहीं सकता। जी, सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हर्ष मंदर, जिनकी याचिका है, उन पर भी इल्ज़ाम लगाए। तुषार मेहता ने कहा कि हर्ष मंदर ने प्रदर्शनकारियों को भड़काया है। हर्ष मंदर ने प्रदर्शनकारियों से कहा था कि इस देश का क्या भविष्य होगा, ये फैसला सड़कों पर होगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा।
चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि हर्ष मंदर जब तक अपने इस बयान पर सफाई नहीं दे देते, कोर्ट उनकी अर्जी पर सुनवाई नहीं करेगा। चीफ जस्टिस बोबडे ने यह भी कहा कि हर्ष मंदर ने कोर्ट के खिलाफ बयान दिए हैं। अगर हर्ष मंदर सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा ही सोचते हैं तो हमें इस पर फैसला पहले लेना होगा। हर्ष मंदर के वकील करुणा नंदी, उन्होंने कोर्ट से कहा कि उन्होंने कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं कहा, जिसके बाद चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने हर्ष मंदर के स्पीच की ट्रांसक्रिप्ट की मांग की है। विकास, मेरा दूसरा सवाल है कि एक तरफ तो वीडियो क्लिप सबूत के तौर पर मौजूद हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों से देश के गद्दारों जैसे नारे लगवाए, उन लोगों पर जो कह रहे हैं, वीडियो पर कह रहे हैं, मैं अनुराग ठाकुर वगैरह की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हर्ष मंदर के कथित बयान को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। ये कितना वाजिब है कि एक तरफ तो सबूत है कि वो साफ साफ नारे लगा रहे हैं देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को। परवेश वर्मा कह रहे हैं कि शाहीन बाग वाले घरों में घुसकर रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे। हाँ, उसके अलावा वो तीसरा अभय वर्मा है, वो कुछ और कह रहे हैं, चौथे शख्स भी एक कह रहे हैं कुछ। हाँ, और लेकिन हर उनके बयान, वीडियो जो है, उनके बावजूद हर्ष मंदिर के कथित बयान को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। ये कितना वाजिब है? देखिए, जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर वेबसाइट पे आया, जो मैंने अभी पढ़ा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है। शायद ओरली जो भी आप बता रहे हैं, शायद ओरली बोला गया होगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में जो ऑर्डर आया उसमें तो सिर्फ ये लिखा है कि सॉलिसिटर जनरल ने टाइम मांगा है 2 दिन रिप्लाई फाइल करने का और 6 तारीख को इसको सुनवाई होगी। लेकिन जो हर्ष मंदर का बयान है उसको एक दूसरे पहलू से आपको देखना पड़ेगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट की जो छवि पिछले चीफ जस्टिस के अंतरकाल में जो छवि गिरी और जिस तरह से एक परसेप्शन लोगों के मन में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो गवर्नमेंट चाहती है वही करेगा और गवर्नमेंट के कोई भी मेजर डिसीजन में हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहा है, उस बैकग्राउंड में हर्ष मंदर का कहना कि भाई हमको लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, उसका एक अलग महत्व है। नंबर 2, एक जुडिशियल प्रोसेस में जो डिसाइड होगा वो एक कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे डिसाइड होगा। एक कानून कॉन्स्टिट्यूशनल होने के बावजूद भी गलत कानून हो सकता है अदरवाइज। मतलब एक कानून एक कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, एक बात है, और वो कानून अदरवाइज गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली सही होने के बावजूद भी गलत है, वो तीसरी बात है बिल्कुल। तो जो राइट ऑफ प्रोटेस्ट है या जो एक आम आदमी की जो एक असेंबल करके एक वॉइस करना अपने ग्रीवांस को कि ये कानून गलत कानून बन रहा है और चाहे उसको सुप्रीम कोर्ट का मोहर भी लग जाए, उस राइट को कोई रोक नहीं सकता है। और उस राइट को हवा देना और उसको राइट को और आगे बढ़ाना, क्योंकि हमारे यहाँ विनोद 5 साल के लिए इलेक्शन हो जाता है। अब इनके पास आज के दिन बहुमत है, इसका मतलब ये थोड़ी कि जो भी चाहे कानून बना ले अपने बहुमत का इस्तेमाल करके, जो लोगों को गवारा नहीं हो। या तो हर कानून में ये रेफरेंडम कराएं, रेफरेंडम तो होता नहीं है। हो सकता है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज, हो सकता है अगर आज इस कानून पे अगर आज रेफरेंडम कराया जाए तो हो सकता है मेजोरिटी उसके तरफ बोल दे। तो इसलिए अगर मेजोरिटी को फीलिंग है या अगर काफी लोगों को फीलिंग है, जिस तरह से लग रहा है, जैसे मेरा व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो मैं इस कानून के खिलाफ हूं। अब मेरे जैसे लोग अगर इस कानून के खिलाफ हैं तो जो मुस्लिम एलिमेंट्स हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, दोनों तरफ से इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि एक प्रोटेस्ट चल रहा है। उस प्रोटेस्ट को भड़काना बहुत आसान होता है और भड़काने वाले जो है भड़का करके अपना काम करके निकल जाते हैं, फिर अपना हिंदू मुस्लिम लड़ते रह जाते हैं। तो इसलिए ये गवर्नमेंट को गंभीरता दिखानी चाहिए, गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि एक बहुत सेंसिटिव इशू है और किसी का भला नहीं हो रहा है, इस कानून से किसी का भला नहीं हो रहा है, कोई सिटीजन इफेक्ट नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि हम मुस्लिम को एक सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा देना चाहते हैं। वो स्टेटमेंट जो दिया जा रहा है ना इस कानून के जरिए, वो ऑब्जेक्शनेबल चीज है, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सेलरेटेड सिटीजनशिप देने की बात है। तो जिन लोगों को फायदा मिलेगा वो सिटीजन तो है ही नहीं आज के दिन में, वोटर भी नहीं है। इसलिए क्या इनकी मंशा है, क्यों ये कानून ला रहे हैं, किसको भला करना चाह रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन जिस कानून के वजह से आज के दिन में घर घर में बंटवारा होने लगे, फ्रेंड सर्कल में बंटवारा होने लगे, लोग इधर और उधर बहस करने लगे, जो इस कंट्री को अभी डेवलपमेंट में काम करना चाहिए वो इस छोड़ छाड़ करके लोग इस काम में लग गए और उसके वजह से वायलेंस हो, ये देश के लिए बिल्कुल सही नहीं मेरे हिसाब से। और गवर्नमेंट बहुत अच्छा करेगा अगर इस कानून को खुद ही वापस ले ले, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड। जी, और हकीकत ये भी है कि भड़काने वाले भाषण चाहे जो भी हों वो काफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने के लिए कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। वैसे पुलिस चाहे तो सुओ मोटो नोटिस भी ले सकती है और पुलिस का डीसीपी भी तुरंत गिरफ्तार कर सकता था, जो साथ में खड़ा हुआ था इसके क्या नाम है, कपिल मिश्रा के। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली हिंसा के खिलाफ दाखिल अर्जी पर
6 मार्च से दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करे। हम बता दें कि 27 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली हिंसा पर सुनवाई हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट फाइल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया था और अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की थी। जैसे विकास सिंह बता रहे हैं, जब जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, जब उन्होंने मामला संभाला, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले जस्टिस एस मुरलीधर ने, जब उनकी अदालत में मामला था, और जस्टिस तलवंत सिंह ने इसी मुद्दे पर सुनवाई की थी और भड़काने वाले बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की थी। पुलिस कमिश्नर से कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो सोच के हमें बताएं कि क्या इनके खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए। जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा था कि कार्रवाई करने के लिए और कितनी मौतों का नुकसान और कितने नुकसान का इंतज़ार करना होगा। लेकिन उसी रात जस्टिस एस मुरलीधर के ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। हालांकि ट्रांसफ़र के रिकमेंडेशन पहले आ चुका था, उनकी सहमति से आ चुका था। हालांकि जस्टिस एस मुरलीधर के ट्रांसफ़र का रिकमेंडेशन कॉलेजियम ने 12 फरवरी को कर ही दिया था, जैसे मैं बता रहा हूँ। बावजूद इसके रात के वक्त राष्ट्रपति के दस्तखत करवा कर उनको रात ही रात ट्रांसफ़र करना, इस पर भी सवाल उठे थे। मेरा आखिरी सवाल विकास आपसे ये है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हमारा इरादा उन राजनीतिक नेताओं को तलाश करना है जो लोगों से बात करने और शांति लाने के लिए उचित है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो हिंसा के पीड़ित हैं, शिकार हुए हैं, वो हिंसा करने वाले बीजेपी नेताओं से बात करें जिन पर कथित रूप से हिंसा भड़काने के आरोप हैं? मतलब जो विक्टिम है वो एक्यूज से बात करे, उनके नेताओं, दोनों के नेता ढूंढे जाएं, विक्टिम्स के भी और जो एक्यूज है उनके भी, ताकि आपस में समझौता हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया इंसाफ देने वाला रवैया है या मध्यस्थता करने का रवैया है? देखिए विनोद, इस तरह के मामले में बड़ी नाजुकता बरतनी पड़ती है और आज एक सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही कड़ा स्टैंड ले ले जिससे और सिचुएशन खराब हो। इसलिए कई बार ऐसा मौका आता है कि सुप्रीम कोर्ट सोचता है कि जो प्रोटेस्टर्स के जो सेनर एलिमेंट है और जो बीजेपी में भी जो सेनर एलिमेंट है उनको साथ बिठाया जाए और बिठा करके तो ये मीडिएशन है, ये मीडिएशन है या इंसाफ है? देश में जो हो रहा है, ये मीडिएशन है या इंसाफ है? नहीं, ये मीडिएशन ही है और हर जुडिशियल डिटर्मिनेशन में, हर इंसाफ के उसमें हर कोर्ट के पास एक उत्तरदायित्व होता है कि वो मीडिएट करने की कोशिश करे और उसको कोशिश करे कि हाँ, अगर मामला सुलझ जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ऑब्लिगेशन है कोर्ट्स का, और कई कानूनों में तो इसको एक्चुअली कोडिफाई किया गया। जैसे मैरिज लॉ में आपको कोडिफाई किया गया, एवरी जज बिफोर डिसाइडिंग अ मैरिज डिस्प्यूट इज सपोज्ड टू गो फॉर मीडिएशन एंड ट्राई टू विकास, मैं माफी चाहता हूं, आपको बीच में टोक रहा हूं। ये अननोन टू जुडिशियल डिटर, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। ये शादी का मामला नहीं है। ये दंगे जिन्होंने किए हैं, जिन्होंने मारकाट शुरू की है और जिनके घर जले हैं, ये उनमें प्यार और शादी नहीं है। एक तरफ विक्टिम हैं, शिकार हैं, जो हिंसा के शिकार, दूसरी तरफ हिंसा करने वाले हैं। इनको बराबर रख के जो शिकार हुए हैं वो मतलब उनसे इंसाफ मांगे, ये आपस में समझौता करें। ये सुप्रीम कोर्ट का रोल है क्या? मैं समझ नहीं पाया, संक्षेप में जवाब दीजिए। नहीं, आई वाज, देखिए विनोद, मैंने मैरिज का एग्जाम्पल दिया था वो सिर्फ ये बताने के लिए दिया था कि मध्यस्थता एक कानून में भी कई जगह उसको लाया गया है कि उसको करना चाहिए बिफोर यू डिसाइड। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मामले में मध्यस्थता होनी चाहिए या मीडिएशन होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर अमन शांति का कोई अगर तरीका निकाला जा सके जी, और उसका कोई अगर सोल्यूशन निकल सके तो उस सोल्यूशन को निकालने का कोशिश करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं जो होगा हम तो बस आई विल गो सिंपली बाय द लेटर ऑफ द लॉ, और हम ये नहीं, हमको नहीं परवाह इसमें कि इस कंट्री में, आपको पता नहीं विनोद मालूम है कि नहीं, एक वाराणसी का एक जजमेंट है आज के दिन सुप्रीम कोर्ट का जो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि बहुत से ऐसे क्रिमिनल मामले में जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के आते हैं वो कई बार इंप्लीमेंट नहीं हो पाते और सुप्रीम कोर्ट कुछ कर भी नहीं पाता उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। एक वहां मॉस्क को शिफ्ट करने की बात थी, आज तक नहीं उसको इंप्लीमेंट कर पाया जी विकास, स्पाइट ऑफ कंटेम्प्ट का धमकी देने के बावजूद भी। इसलिए बहुत से ऐसे मामले आ जाते हैं जहां पर कि एक मीडिएटेड सोल्यूशन अगर निकल जाए तो वो इन द लॉन्ग रन अच्छा है। देखिए जिन्होंने तोड़फोड़ की है, जिन्होंने किसी को मारा है, जिन्होंने किसी का नुकसान किया है, उनको तो कानून अलग से उनको टेकअप करेगा ही करेगा और करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो वो गलत हो रहा है, उसमें आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट
किसी ने किसी को अगर मारा है, किसी ने किसी का नुकसान किया है, या किसी ने किसी का मर्डर किया है, या किसी को जलाया है, तो उसको एक इंडियन पीनल कोड में उसका लिया जाएगा, जो भी काम लेना जा रहा है, वो अलग चीज है। इस मध्यस्थता से उस पर कोई डाइल्यूशन नहीं होगा। आप जो सोच रहे हैं ना, इस मध्यस्थता में जो आदमी ने जो क्राइम अपने हाथ में लिया है, जो कानून अपने हाथ में लिया है, उसको कोई तरह का लेट ऑफ होगा, वो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल विकास वो नहीं लेट ऑफ होगा, वो तो कानून फेस करना पड़ेगा ही उसको। इसके बावजूद भी अगर सारे पार्टी बैठ करके अगर इसको कुछ सुलझा सके, उसकी बात मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, अपना समय हमें देने के लिए। हमारा ये मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक छोटे बच्चे की जान जाने पर सुओ मोटो नोटिस ले सकता है, तो इस बात का नोटिस भी ले सकता है कि ये तो स्पीचेस है, भड़काऊ भाषण है, जो सामने हैं, जो टेलीविज़न पर दिखाए जा चुके हैं, सोशल मीडिया पर लाखों की तादाद में लोग इसे देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसका भी सुओ मोटो संज्ञान लिया जा सकता था। बाकी सुप्रीम कोर्ट की अपनी सैगैसिटी है, अपनी विजडम है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ओरछा में आपका स्वागत है। ओरछा भूमि है ऐतिहासिक कहानियों की, पर्वतों की, नदियों की और महलों की एक नगरी जो आपको सम्मोहित कर सकती है। आइए हिस्सा बने 5 सदियों पुराने इस गौरवशाली इतिहास का, जहां भगवान राम को पूजा जाता है एक राजा के रूप में, जहां बुलंद छतरियां संरक्षक हैं उन राजाओं की स्मृतियों की जिन्होंने इस भूमि को संवारा। ओरछा, इतिहास, संस्कृति और साहसिक कहानियों का एक संसार। डिस्कवर ओरछा, रीडिस्कवर मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। अब हम बात करेंगे असम में हुए नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप की। असम सरकार ने फैसला किया है कि जिन लोगों के नाम एनआरसी लिस्ट में शामिल नहीं हैं, नागरिकों की लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उन्हें रिजेक्शन स्लिप दे दी जाएगी। यानी ये अब पूरी प्रक्रिया गंभीरता से शुरू हो चुकी है। एनआरसी लिस्ट से बाहर रह गए लोगों को 20 मार्च से रिजेक्शन स्लिप्स देने का काम शुरू किया जाएगा। उनको दे दी जाएंगे कि आप चाहे जितने सालों से यहाँ पर बसे हों, रहे हों, आप अब यहाँ के नागरिक नहीं हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों के नाम लिस्ट से बाहर रह गए हैं, उनके पास फॉरेन ट्राइब्यूनल में जाने से पहले रिजेक्शन स्लिप का होना ज़रूरी है, जो 20 मार्च से बांटे जाएंगे। इस रिजर्वेशन स्लिप में किसी शख्स को एनआरसी लिस्ट से बाहर क्यों रखा गया, इस बात का जिक्र होगा, कारण दिया जाएगा। आपको हम बता दें कि पिछले साल 31 अगस्त को असम में एनआरसी की आखिरी लिस्ट जारी की गई थी और ये सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुआ था, जिसमें 19 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं थे। मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट विश्लेषक मनीष छिब्बर। आपका स्वागत, हमेशा की तरह समय देने के लिए। मेरा ये है कि करीब 19 लाख लोगों को, जैसे मैं बता रहा था, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप से बाहर रखा गया है, जिसमें से करीब 13 लाख बताया गया है हिंदू हैं, जिन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे में जो 5 लाख मुसलमान बचेंगे, उनको ट्राइब्यूनल्स में जाना होगा। मनीष, क्या हम ये माने कि धर्म के आधार पर, क्योंकि कहा गया CAA जो है उसमें से मुसलमान बाहर है, कि धर्म के आधार पर लोगों को अलग करने की प्रक्रिया की ये औपचारिक शुरुआत है, ऑफिशियल शुरुआत है। अनौपचारिक तो चल रही है, ये दंगे अनौपचारिक ही हैं। अब ये औपचारिक ऑफिशियली भी शुरू हो गई है धर्म के नाम पर अलग करने की। बिल्कुल यही लग रहा है। और देखिए, ये अब शुरू नहीं हुआ, कई साल से इस पे काम चल रहा है और इसमें बहुत लोगों को पता नहीं है कि एक बहुत अहम रोल जो हमारे पिछले चीफ जस्टिस थे और जो असम को बिलोंग करते हैं, जस्टिस रंजन गोगोई, उनका रहा है, जिन्होंने इस इशू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। हालांकि उनको लेना नहीं चाहिए था क्योंकि वो उसी एरिया से हैं, लेकिन लिया और इसको इस मुकाम पे लेके आए कि अब पूरे असम में आग लगेगी। आप देखिए, अभी मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन हालत ऐसी है, 19 लाख लोग असम के आज की डेट में इलीगल हैं, वो एलियन हैं यहाँ।
वो इलीगली इंडिया में रह रही है। अब आप कल को आप कह रहे हैं 13 लाख उसमें हिंदू हैं, उनको आप CAA में सिटीजनशिप दे भी दीजिए, तो बाकियों का क्या होगा? फिर भी 6 लाख लोग बाहर हैं। अब 6 लाख लोग कहाँ जाएंगे? कौन सा देश? बांग्लादेश तो कह रहा है हम लेने को तैयार नहीं है, और बांग्लादेश में क्यों लेंगे? उन लोगों की यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात कि आप अभी CAA की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, तो आप धर्म के आधार पे ये कर रहे हैं। अब आप देखिए कल हम लोगों ने इसी पे चर्चा की कि कल जो UNHRC है उन लोगों ने एक एप्लीकेशन डाल दिया कि हम इम्प्लीड होना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये धर्म धीरे धीरे वो जो सबको डर था, जो अंदेशा था, अब हम उसको एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। आप देख रहे हैं चेहरा सामने आ रहा है। क्रोनोलॉजी ये है। मैं क्रोनोलॉजी पे भी आता हूँ। असम में NRC नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप की लिस्ट से बाहर रह गए 19 लाख लोगों के केस की सुनवाई के लिए नए बने 200 फॉरेन ट्रिब्यूनल्स अब काम करना शुरू कर देंगे। आउटलुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक नियुक्त किए जाने के 6 महीने बाद भी नए बने इन 200 फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के सदस्यों ने अब तक कोई काम नहीं किया था। अब 6 महीने बाद गृह मंत्रालय की मंजूरी और असम सरकार के फैसले के बाद ये ट्राइब्यूनल्स केसेस की सुनवाई शुरू करने जा रहे हैं। केसेस की सुनवाई के लिए असम सरकार 1600 और ज़्यादा कर्मचारियों को नियुक्त करने जा रही है, लेकिन ये सुनवाई लिस्ट से बाहर रह गए लोगों को रिजेक्शन स्लिप मिलने के बाद ही होगी। लिस्ट से बाहर रह गए लोगों को रिजेक्शन स्लिप मिल जाने के बाद उनके पास फॉरेन ट्राइब्यूनल्स में अपील करने के लिए 120 दिन का वक्त होगा। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि 120 दिनों के वक्त के बाद अगर फिर ये रिजेक्ट रहे मनीष, तो ये लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। एक ऐसा प्रावधान है, प्रोविज़न है। अब ये इतनी हैसियत वाले लोग तो हैं नहीं कि ये किसी कपिल सिब्बल या किसी अभिषेक मनु सिंघवी को वकील अपना कर ले। इनका भविष्य क्या दिखता है आपको? गरीब गुरबा हैं ये सारे। देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मेरा ये मानना है, जो कोर्ट का प्रोसेस है जी, आप ये इस बात को भूल जाइए कि पैसा कितना लगेगा या नहीं लगेगा। मेरा ये मानना है कि जो प्रोसेस है, सबसे बड़ी पनिशमेंट तो वही है। आप देखिए किसी केस में अब ये गरीब लोग हैं, कल को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग कोर्ट में जाएं, सारा सारा दिन कोर्ट में बैठे, पहले ट्राइब्यूनल्स में जाएं, और ट्राइब्यूनल्स की जो वर्किंग है उस पर तो हम लोगों ने देखा गुवाहाटी हाई कोर्ट का अभी आज ही अखबारों में आया है कि उनका ऑर्डर है। उन्होंने कहा है कि द ऑर्डर ऑफ फॉरेनर ट्राइब्यूनल इज़ अ परवर्सिटी, के मतलब वाहियात, मेरे ख्याल से वही एक शब्द है जो वाहियात से भी ज़्यादा। हाँ। और ये परवर्स ऑर्डर है कि इसको कैसे ये इन्होंने पास कर दिया कि कोर्ट ने उस पर चिंता व्यक्त की है। तो अब आप ऐसे 13 लाख 19 लाख ऑर्डर, आप 19 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, 19 लाख लोगों के ऑर्डर आप देखिएगा इन ट्राइब्यूनल्स में आएंगे, उसमें किस लेवल की परवर्सिटी होगी ये अभी आप देखिए। जी, ये देखना बाकी है कि बहुत लंबी प्रक्रिया भी चल सकती है। उसके अलावा गरीब गुरबा लोग, जो मैंने कहा था कि मतलब रोज़ी रोटी कमाएंगे या अदालतों के चक्कर काटेंगे सालों साल। नियमों के मुताबिक NRC लिस्ट में नाम ना होने से किसी को विदेशी या बाहरी घोषित नहीं किया जा सकता, ये नियम कहते हैं। जिनका नाम NRC लिस्ट में नहीं है उन्हें तभी बाहरी माना जाएगा जब फॉरेन ट्राइब्यूनल्स, जिनका जिक्र मनीष कर रहे हैं, उसे विदेशी या बाहरी घोषित ना करें। जब तक NRC से बाहर हुए लोगों को वो सारे अधिकार तब तक मिलते रहेंगे जो भारत के एक आम नागरिक को मिलते हैं। ये सरकारी बयान है, उनका कहना है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। द स्क्रोल की रिपोर्ट बताती है कि जिनका नाम NRC लिस्ट में नहीं है उन्हें असम में नौकरी के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक असम में एक शख्स को इसलिए पासपोर्ट नहीं मिला क्योंकि उसका नाम NRC की आखिरी लिस्ट में नहीं है। हालांकि वो फॉरेन ट्रिब्यूनल अभी नहीं गया, हालांकि वो हाई कोर्ट नहीं गया, बावजूद इसके सिर्फ NRC रजिस्टर में नाम ना होने से उसको पासपोर्ट नहीं मिला। हाल ही में 2 केसेस की सुनवाई के दौरान गुवाहाटी कोर्ट ने कई दस्तावेज को नागरिकता का आधार मानने से इनकार कर दिया है। एक केस में जावेदा बेगम ने 15 दस्तावेज अपनी नागरिकता के सबूत के तौर पर पेश किए थे, जिसमें पैन कार्ड, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज तक शामिल थे। दूसरे केस में नूर बेगम ने 8 दस्तावेज पेश किए थे।
दोनों ही केसेस में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि ये दस्तावेज नागरिकता के प्रमाण नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री ने रामलीला मैदान में कहा था कि एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई है, ठीक है। गृह मंत्री ने कहा है कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, जबकि उन्होंने क्रोनोलॉजी भी बताई थी जो आप जिक्र किया। क्रोनोलॉजी ये थी कि पहले CAA बनेगा, फिर NPR बनेगा, फिर NRC बनेगा। उधर असम में नागरिकता तय करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि CAA का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जैसा आपने भी बताया। क्या हम माने कि ये दूसरे महाभारत की शुरुआत है? हमें कुछ क्लैरिटी समझ में नहीं आ रही। देखिए, दूसरे महाभारत, ये जल्दबाजी क्या है? वही, अब देखिए इसमें सारा पॉलिटिक्स है। मेरा ये मानना है, जो मैं बार बार कहता हूँ, कि इस सरकार में सिंगल पॉइंट एजेंडा है, इलेक्शन कैसे जीतना है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। वो गवर्नेंस तो बहुत, वो सबका साथ सबका विकास वगैरह वो नारे खत्म हो गए। अब आप विकास, अच्छे दिन की तो बात ही, अब आखिरी बार कब हम लोगों ने अच्छे दिन की बात सुनी? अब तो वो जो बोलते थे वो भी बंद हो गए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अब आप 19 लाख लोग, मैं कहता हूँ उसमें से आधे भी अगर प्रूव हो जाता है कि ये सिटीजन नहीं है, आप उनको कहाँ रखेंगे? दूसरी बात, आप महाभारत की तो छोड़िए, मुझे लग रहा है ये हम जितने ग्रंथ हैं, ये महाभारत मल्टीप्लाइड बाय, आप देखिए कितने लाख हजार, वो उतने महाभारत हम तैयार कर रहे हैं। और ये भारत की अखंडता पे सवाल आएगा, आप देखते रहिएगा। मैं आशा करता हूँ ऐसा ना हो, और आई एम प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन जो हालात है दिख रहा है कि ये हम सीधे रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष, अपना समय हमें देने के लिए। जिन वक्तों से हम गुजर रहे हैं और जो दूरदर्शिता चाहिए उसकी कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं मनीष छिब्बर। हम आगे बढ़ते हैं। 30 हज़ारी कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक और उन्नाव केस रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को एक और मामले में भी दोषी करार दिया है। कोर्ट ने पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में जो मौत हुई उस पर उन्हें दोषी करार दिया है। सज़ा का ऐलान 12 मार्च को होगा। हम आपको बता दें कि इससे पहले 30 हज़ारी कोर्ट ने उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। वेबसाइट इंडिया स्पेंड के मुताबिक 55% लोकसभा के सांसदों में जिन पर आपराधिक केस दर्ज हैं, 55% सांसद वो बीजेपी से हैं। ये केसेस हैं, आपराधिक मामले हैं जो दर्ज हो चुके हैं। ये सिर्फ आरोप नहीं है जो किसी फेसबुक पर या किसी सोशल मीडिया की वॉल पर लगाए गए हों। वो स्पिट एंड रन होता है, थूको और भागो, सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाओ और भाग लो। ये केसेस हैं, आपराधिक मामले हैं। जो विक्टिम है लड़की, उसके पिता को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उस पर केस किया गया और उसकी जेल में हिरासत में मौत हो गई। अदालत ने यह कहा कि ये कत्ल का मामला नहीं है, ये गैर इरादतन हत्या का है, कल्पेबल होमिसाइड का है, ये मर्डर नहीं है। डॉक्टरों ने कारण बताया कि पीड़िता के पिता की मौत ब्रूटल बीटिंग, बेरहम पिटाई से हुई है। अब ये कैसी इंटरप्रिटेशन है कि डॉक्टर मान भी रहे हैं कि बेरहम पिटाई भी हुई है, ब्रूटल बीटिंग भी हुई है, फिर जेल भी जाने दे रहे हैं। ये कैसी इंटरप्रिटेशन है कि पिटाई तो ब्रूटल थी, बेरहम थी, लेकिन नीयत जान से मारने की नहीं थी। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। वैसे बहुत से क्रिमिनल हत्या के आरोप से बचने के लिए सिर्फ लाठियों से ही इतना मारते हैं कि शख्स मर भी जाए और केस भी ना हो। आज के लिए इतना ही। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।